महोदय, आपने सरकार के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, आज़ादी के बाद में एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी लंदन गए थे। उस वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने नेहरू जी से पूछा कि आप हमारे जेल में कितना समय बिताया। नेहरू जी ने जवाब दिया, मैंने 10 वर्ष से अधिक आपकी जेल में समय बिताया। चर्चिल ने उनसे पूछा कि आप 10 वर्ष से अधिक हम लोगों की जेल में बिताया तो क्या आप हम लोगों से नफरत करते हो? तो जवाब जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया कि मैं और हमारे सहयोगियों ने एक ऐसा नेता के साथ में कार्य के नेतृत्व में काम किया जिन्होंने हमको नहीं तो डरना सिखाया और नहीं नफरत करनी सिखाई। जब आप सरकार में थे उस वक्त नहीं तो हम डरे और आज नहीं हम लोग नफरत करते हैं आपसे। आज जो देश में हालात बने हुए हैं, यही संदेश लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये संदेश लेकर देश के अंदर जा रहे हैं। देश में जो माहौल बना हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। माननीय सदस्य, आज महत्वपूर्ण दिन है। नेता प्रतिपक्ष भी बोलेंगे, माननीय नेता जो है पक्ष भी बोलेंगे, बीच में इंटरव्यू नहीं करेंगे। प्लीज सेव करें। ये इनकी मजबूरी है सभापति महोदय कि मुद्दे की बात नहीं हो देश के अंदर, काम की बात नहीं हो देश के अंदर, तो इस तरह का कृत्य कर कर कहीं ना कहीं डाइवर्ट करें। ये इनकी मजबूरी है कि जहां इनको रहना है वहां से ट्रेनिंग भी इनको यही सिखाई गई है और वहां रहना भी इसी के माध्यम से ही रहेंगे। राजस्थान सरकार ने जो 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद यहां पक्का और कच्चा नहीं है राजेंद्र राठौड़ जी। यह धन्यवाद किस लिए देना चाह रहा हूं राजेंद्र राठौड़ जी, जो अन्याय आप लोगों ने किया, राजस्थान के साथ किया, रेगिस्तान इलाके के लिए किया, वो अन्याय जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी से पहले 90% पेयजल योजना के अंदर केंद्र सरकार का हिस्सा राशि होती थी और राजस्थान सरकार व दूसरे अन्य सरकारों की 10% होती थी। इनके सरकार में आते ही वो 90-10 का जो रेशियो था सभापति महोदय, वो उन्होंने 45-45 किया। ये हम लोगों के साथ अन्याय हुआ। वो 45-45 के बाद में 10% तक जो पैसा था वो किससे लेना? उपभोक्ता से लेना। उसमें कुछ संशोधन हुआ, संशोधन होकर 47.5% उपभोक्ताओं को सिर्फ 5% देना। सभापति महोदय, इन लोगों को नहीं पता कि वो तकलीफ कितनी होती है उस उपभोक्ता को। आज रेगिस्तानी इलाके के, आज बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, आपके चूरू के उन गांव में रहने वाले ढानियों के रहने वालों को 2-2, 2,500 हजार रुपए देना पड़ रहा है। ये एयर कंडीशन में बैठे हुए जो नीतियां बना रहे उनको नहीं पता। आज राजस्थान की सरकार ने जो 5% जो अंश उन लोगों को देने का प्रावधान आपने किया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने किया, वो भार राजस्थान की सरकार ने खुद ने लिया और वो राहत पहुंचाई। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। यह धन्यवाद जायज है या नहीं जायज है आप अच्छी तरह से जानते हो। क्या क्या सिलेंडर अगर 50-100 रुपए की वृद्धि दर के अंदर होती थी, आप भूल गए हो तो वो वीडियो वापस आप अपनी लाइब्रेरी में निकाल लो। सिलेंडर रखना, उस सिलेंडर के साथ में क्या क्या कृत्य करने, और आज उस सिलेंडर के दरों के माध्यम से हम लोगों के ऊपर, आम उपभोक्ता के ऊपर कितना बोझ, और वो बोझ की कमी राजस्थान की सरकार ने 500 रुपए की जो राहत दी, उसके लिए तहे दिल से मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन बड़े लोगों को पता नहीं है, इनके जो सिलेंडर अपने आप ही आते हैं, इसलिए इन लोगों को तकलीफ नहीं पता है, पर जो सामान्य उपभोक्ता है उसको पता है कि वो बोझ भार कितना है। सभापति महोदय, जो 100 यूनिट फ्री हुई है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो 8-8, 10-10 टन के जो एयर कंडीशन अपन लोगों के लगे हुए, अपने को क्या पता वो 100 यूनिट का क्या मूल्य है। उस गरीब का 100 यूनिट
माफ होना बहुत बड़ी बात है। आज किसान के ऊपर बहुत बातें होती है, बहुत नारे लगे जाते हैं। किसान राजस्थान सरकार ने 2000 तक की यूनिट की बिजली माफ करी है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, हम लोगों के परिवार बीमारी से नहीं घबराता था, बीमारी में खर्चे से हम लोग घबराते थे कि बीमारी आ गई, इस बीमारी के ऊपर जो खर्चा होगा वो वे हम लोग कहां से करेंगे। ये राजस्थान की सरकार है, उन्होंने चिरंजीवी योजना के माध्यम से वो डर, खौफ और भार हम लोगों से हटाया। ये सबसे ऐतिहासिक काम हुआ। और ये चिरंजीवी योजना का जो 10 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए का जो प्रावधान किया है, मैं राजस्थान के तमाम नागरिकों की तरफ से तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर और 10 लाख, इन बड़े लोगों को नहीं पता है। इन लोगों के अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न देखोगे तो करोड़ों रुपए बीमा के हैं, पर जो आम लोग, जो राजस्थान के आम मजदूर, किसान, सामान्य परिवार से उसके लिए 5 रुपए की जगह 5 लाख की जगह 10 लाख मिलेगा, तो उसकी राहत कितनी मिलेगी वो आम लोगों को पता है, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर और देश के अंदर निरंतर आपदाएं आई। सबसे पहले आपदा आई टिड्डी के माध्यम से। इस टिड्डी के माध्यम से आपदा आई, बाड़मेर, जैसलमेर के किसानों ने, राजस्थान की सरकार ने उस टिड्डी के जो आक्रमण हुआ उसको रोका। बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ। तत्कालीन उस वक्त के जो जिला कलेक्टर थे जैसलमेर के, वो खुद जमीनी स्तर के ऊपर जाकर वो रोका। मैं उसको आज भी उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभापति महोदय, उस वक्त जो प्रावधान बने हुए थे केंद्र सरकार के और यूएन के, उस प्रावधान के अंदर सिर्फ स्प्रे का ही प्रावधान था। उस प्रावधान के अंदर जो दवाई पाउडर फॉर्म के अंदर थी, उसके उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा हुआ था। पर बाड़मेर, जैसलमेर के किसान ने खुद अपने खुद की जेब से 70 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए व्यय कर और वो पाउडर खरीद कर, जो प्रावधान केंद्र सरकार के तरफ से और यूनाइटेड नेशनल के तरफ से, WFA की तरफ से था, उसके विपरीत जाकर और वो एक्सपेरिमेंट किया। और वो एक्सपेरिमेंट जो उन किसानों ने किया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर सफल हुए। क्या सभापति महोदय, जो किसान इस तरह का प्रयोग किया करता है, हम लोगों का दायित्व नहीं बनता है उस किसान को हम लोग मदद करें, और जो भी उसका व्यय है, आज भी जैसलमेर के अंदर उन सोसाइटी के अंदर 70 से 80 लाख रुपए उस पाउडर फॉर्म में जो खरीद हुई उसके अंदर पड़े। तो मेरा नम्र निवेदन है आपकी तरफ से, हम किसानों को प्रोत्साहित करें। इस तरह से हम उस दवाइयों का भी भुगतान हम लोग करेंगे। सरकार नहीं करेगी तो किसान हतोत्साहित नहीं होंगे। किसानों के परिवार सक्षम हो चुके हैं, आपस के अंदर पैसा इकट्ठा कर भी दे देगी, और सरकार करेगी तो इससे बहुत अच्छा संदेश होगा और प्रोत्साहन मिलेगा। उस टिड्डी के बाद में कोरोना आया, बेहतरीन कोरोना का प्रबंधन हुआ, सब लोगों ने सहयोग किया। और मेरा व्यक्तिगत तौर के ऊपर मानना है, कोरोना के अंदर अगर सबसे बेहतरीन फैसला कोई हुआ, उस वक्त के स्वास्थ्य विभाग के अंदर 5 तरह की दवाई का किट, और वो किट लेकर और डोर टू डोर जो सर्वे हुआ उसमें शामिल हुए तमाम मैं सरकारी कर्मचारी को आज के दिन में साधुवाद ही नहीं देना, साधुवाद देना चाहता हूँ। उस कोरोना के प्रबंधन के अंदर सबसे अगर सशक्त कोई माध्यम था वो विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइजेशन था। बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर कोरोना का प्रबंधन उतना अच्छी तरह से नहीं हो सका जितना कोरोना के सेंटर्स जो बनाए थे, उन सेंटर के अंदर छोटी छोटी जगह के अंदर कोरोना सेंटर के अंदर वो चीज़ हुई। तहे दिल से मैं उस कोरोना के प्रबंधन के लिए भी राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, उसके बाद तीसरी आपदा हम लोगों के बीच में आई, लंपी। बहुत हम लोग नारे बोल, जय गौ माता, बहुत हम लोग पूजन करते हैं, गाय के पूजन और गाय के नारे, पर जब लंपी बीमारी आई सभापति महोदय, हम लोगों की प्राथमिकता उस लंपी के माध्यम से जो हमारे बीच में गोवंश था उसको बचाने की थी या नहीं थी। आज हम अगर आईना देखें, हमको सबको इस बात को स्वीकार करना चाहिए, दलगत हम लोगों की विचारधारा से ऊपर, कि हम लोग सामूहिक तौर के ऊपर फेल हुए लंपी के अंदर हमारी गौ माता को बचाने के लिए। बहुत बड़े स्तर के ऊपर किसी सर्वे की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग पशु आहार अपने खुद के गायों को देते हैं, इस पशु आहार की सेल बढ़ी है या घटी है, और घटी है तो कितनी घटी है। हमारा खुद का
समाज का आईना वो अपने आप बता देगा उस पशु आहार के अंदर कितनी कटौती हुई है और वो किसके कारण हुई कि जितनी दुधारू गाय थी हमारी खुद की, वो दुधारू गाय कि हम लोगों के बीच में अंदर उनकी मौत हुई, उसके कारण ही होगी। सभापति महोदय, हम लोगों को सबको सामूहिक तौर पर सोचना पड़ेगा कि क्या गाय सिर्फ पूजन से पलेगी या गाय पालन से पलेगी। ये फैसला हम लोगों को लेना पड़ेगा। सदन के माध्यम से मैं पूरे राजस्थान के लोगों को कहना चाहता हूँ, इस गाय के ऊपर हम लोगों ने बहुत सियासत कर ली, गाय के ऊपर हम लोगों ने बहुत विवाद किए कि हम लोगों ने गौ पालन छोड़कर गौ पूजन शुरू कर लिया। और लंपी के अंदर जो गोवंश की मौत हुई है उसका मुआवजा 40,000 रुपये राजस्थान सरकार दे रही। मैं तहे दिल से राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। तो ये सब तहे दिल से दे रहा हूँ राजेंद्र राठौड़ जी, ये नहीं कि मजबूरन दे रहा हूँ। यहाँ बैठा हूँ वो भी तहे दिल से ही बैठा हूँ और ऊपर जाऊंगा, इस मिट्टी में मिलूंगा, उस वक्त भी यहीं बैठा रहूंगा। इसके अलावा कभी भी जहन में सोचूंगा भी नहीं, इधर से उधर नहीं होगा। जिस विचारधारा में पैदा हुआ हूं उसी विचारधारा के अंदर खत्म होऊंगा। मैं रिकॉर्ड के अंदर ये बात आपको साझा करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इन बड़े लोगों को नहीं पता कि ढाणिया में बसने वाले राजस्व गांव और इस ढाणिया के अंदर जो 500 की आबादी तक की हम लोगों के यहाँ रोड के कनेक्टिविटी का फैसला हुआ था। 2011 तक के वो 500 का जगह 250 का जो फैसला किया गया, मैं तमाम ढाणियों में रहने वाले लोगों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जाटव साहब आपको और राजस्थान सरकार। उसके अलावा क्या हो रहा है ये माननीय सदस्य? उसके अलावा वीरता बढ़ते एक और फैसला लिया गया है 2011 के बाद में जो नव सर्जित राजस्व गांव हैं उसके अंदर 500 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को भी सड़क से जोड़ा जाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि हम लोगों के यह प्रावधान लगातार ये रही है रेगिस्तानी इलाका और ट्राइबल इलाके के अंदर, तो ये 250 की व्यवस्था, ये फैसला पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हम लोगों को देकर और ढाणियों में रहने वालों के लिए आप राहत पहुंचा। 250 नहीं दे सकते तो 350 दे दो, अगले वर्ष वापस 250 कर लेना, यह आपसे मेरा तहे दिल से गुजारिश है। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अंदर कितने लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, जिनके ढाणियों और घरों के अंदर बिजली नहीं है। क्या हम लोगों का कर्तव्य नहीं बनता है कि हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता उन परिवारों की होनी चाहिए जिनके घरों के अंदर ढाणियों के अंदर बिजली नहीं है। सभापति महोदय, मेरे खुद का जिले बाड़मेर के अंदर आज भी 41,000 ढाणियों के अंदर बिजली के कनेक्शन नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और हर प्रावधान के माध्यम से जिस तरह से हमने कोरोना के समय प्राथमिकता से स्वास्थ्य के अंदर प्राथमिकता रखी, तो हमारा दायित्व बनता है कि उन तमाम परिवार जो बिजली से वंचित है उन परिवारों के अंदर हम उन ढाणियों के अंदर और उनका खेतों के अंदर बिजली पहुंचाकर उनको उजाला दें। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। सभापति महोदय, ये ओपीएस का फैसला, ओल्ड पेंशन स्कीम, बड़े लोगों को पेंशन की आवश्यकता नहीं है, पर जो सामान्य सरकारी कर्मचारी है, मैं एक सरकारी कर्मचारी के परिवार से आ रहा हूं, हमारे यहाँ पेंशन के माध्यम से हमको कितनी सुरक्षा मिलती है वो हम लोग जानते हैं। मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, उसके अंदर अगर सबसे बड़ा योगदान है तो इस पेंशन के सुरक्षा का योगदान है। तो ये हक और अधिकार आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो ये ओपीएस के माध्यम से फैसला किया गया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए राजस्थान की सरकार ने, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, हम आपस के अंदर चर्चा कर रहे थे, हमारी सबसे बड़ी मांग बालोतरा का जिला बनाने के लिए। हमारे यहाँ सबसे होशियार एमएलए मेवाराम जी जैन साहब को मानते हैं। मैंने उनसे चर्चा की, मेवाराम जी आप बताओ किस अटकल से, किस माध्यम से हम इस जिले की मांग को पूरी करें। नेता बनकर मदन प्रजापति जी ने कर लिया, लाडला बनकर मदन प्रजापति जी ने कर लिया, जूते उतार कर मदन प्रजापति जी ने कर लिया, सुदामा बनकर मदन प्रजापति जी ने कर लिया। पर मैं आपके माध्यम से तहे दिल से निवेदन करना चाहता हूं, तहे दिल से निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी आधार के ऊपर बालोतरा को जिला बनाना गलत नहीं हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आने वाले समय के अंदर बालोतरा को जिला बनाया जाए और बाड़मेर को संभाग बनाया जाए। ये मेरा आपके माध्यम से।
सभापति महोदय, मैंने यहां सुना कई विद्वान साथियों ने यह बात करी कि कर्जा बहुत ले लिया। कई विद्वान साथियों ने यह बात करी कि राजस्थान श्रीलंका बन गया। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आंकड़े आप देखो। राजस्थान सरकार ने अगर आंकड़े हम लोग देखेंगे, अगर देखना चाहिए तो, और नहीं देखना चाहिए तो सभापति महोदय को जरूर जोर जबरदस्ती तो इन लोगों के साथ में नहीं कर सकते। ये जोर जबरदस्ती इसलिए नहीं कर सकते कि आज पूरा देश कर्रारा है किन मुद्दों पर? बेरोजगारी के ऊपर। पूरा देश कर्रारा है किन मुद्दों पर? गरीबी पर, असमानता पर। और केंद्र बजट के अंदर एक अक्षर भी इन तीनों के संदर्भ में, एक अक्षर भी पूरे बजट के अंदर कहीं भी लिखा गया या बोला गया सभापति महोदय नहीं। एक अक्षर भी नहीं बोला गया कि इन लोगों को किसके लिए सरकार चलानी। इन लोगों को, बड़े लोगों के लिए सरकार चलानी। राजेंद्र जी ने बोला कि अडानी जी के लिए। मैं कल जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, वो लिंक में भेज दूंगा अडानी जी के लिए, क्योंकि महेश जोशी जी हमारे सचेतक महोदय हैं। आप जितनी मेरे पर कृपा नहीं है, मेरे को सिर्फ 20 मिनट ही मिले, वरना अडानी की बात भी मैं पूरी की पूरी करूंगा। पर ये आंकड़े क्या कहते हैं सभापति महोदय? ये आंकड़े ये कहते हैं कि 2019-20 के अंदर राजस्थान सरकार ने जो उनका कर्ज था वो GSDP का 35.32 था। और केंद्र सरकार का कितना था? 50.9 GDP के सामने। वो की वो हालात 2020-21 के अंदर थी। 40 राजस्थान सरकार का था 27 और केंद्र सरकार का था 61। और वो 2022-23 का था। हम लोगों का 36.56 था और केंद्र सरकार का 55.89। ये हकीकत है। उसके बावजूद भी सिर्फ बोलने के लिए बोलना और विरोध करने के लिए विरोध करना हकीकत से परे, सभापति महोदय, ये समझ से परे है। सभापति महोदय, क्या सदन की गरिमा? एक अकेला सब पर भारी। ये लोकतंत्र के अंदर भाषा और कृत्य, अगर ये बात मैं कहूं तो ये लोकतंत्र के अंदर शोभा देता है। आज राजस्थान की जनता के सामने अगर ये मैं बात रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी सदन के अंदर इस अहंकार से बोलता है, लोकतंत्र के अंदर वो बात कभी भी उचित नहीं मानी जाएगी। पर सभापति महोदय, ये बात बोली गई, एक अकेला सब पर भारी। पर सभापति महोदय, किस पर भारी? उन गरीबों पर भारी। ये आंकड़ा देखो इस हिंदुस्तान का। 2014 के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, हेल्थ और सर्वाइवल इंडेक्स के अंदर हम 2014 के अंदर 85 स्थान था हम लोगों का, और एक अकेला सबसे भारी उन गरीबों के लिए, और आज है 146। आप नोट कर लेना इन सभी चीज को। और ये कि ये चीज हंगर इंडेक्स में, भुखमरी के अंदर 2014 के अंदर 55वें स्थान पर था और आज 2022 के अंदर 107 के अंदर। ये कि ये स्टेट ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। ये आजादी कैसे मिली वो हम लोगों को पता है, बड़े लोगों को नहीं पता है। हमारे पूर्वजों के पास अधिकार नहीं रहते थे। हमारे पूर्वजों के पास भाषा का अधिकार नहीं, हमारे पूर्वजों के पास रहने का अधिकार नहीं, हमारे पूर्वजों के पास जूतियां पहनकर उन बड़ी जगहों के सामने से निकलने का अधिकार नहीं था। पर स्वतंत्रता के बाद में हम लोगों को वो अधिकार मिला है, और वो अधिकार भारत के नागरिकों से छीना जा रहा है। वो दर्द भारत के नागरिक अच्छी तरह से जानते हैं। यही हालात हैप्पीनेस इंडेक्स में, इन्वायरमेंट में, जेंडर इक्वलिटी में, डेमोक्रेसी में इंडेक्स में, यही ह्यूमन डेवलपमेंट में, प्रेस फ्रीडम में, पेंशन इंडेक्स के अंदर है। सभापति महोदय, ये बड़े अहंकार से बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है। माननीय सदस्य महोदय, केंद्र सरकार या राजस्थान की सरकार कोई पैसा खेत खड़कर नहीं देती। ये हम लोगों से टैक्स के माध्यम से पैसा लिया जाता है। सरकारों के पास अधिकार रहता है। राजस्थान के लोग टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स के अनुपात में राजस्थान को कितना पैसा मिल रहा है, यह आकलन अगर आप करोगे तो यह अहंकार आपका निकल जाएगा। पर सभापति महोदय, में गंभीरता बरते, सभापति महोदय, माननीय सदस्य गंभीरता बरते, ये नए नए कुछ सीख लीजिए। हो क्या रहा है सभापति महोदय? हमारे को बजट के अंदर केंद्र सरकार ने जो स्टेट का एलोकेशन था वो 33,43,039 और मिला कितना? पिछले साल मिला हमको 2,70,936। ये 64,000 गई का, अब देश और दुनिया समझ चुकी है
अच्छी तरह से जानने की 64,000 करोड़ जो हमारे राज्यों के लिए थे वो हमारे राज्यों से लेकर अपने मित्रों को दिए गए। वो ताकत किसको दी गई? उन मित्रों को दिए गए। और जब ये सवाल उठाए जा रहे हैं, आज मैंने अखबार में पढ़ा, बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ये कह रहे थे कि आरोप लगाओ, पर आरोप आधार होना चाहिए, तत्व होने चाहिए। सभापति महोदय, जो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर बात करी, आज संख्या बल के माध्यम से वो बात वहां से हटा दी गई है, पर ये सवाल जो खड़े किए हैं वो सवाल दुनिया के अंदर कोई भी मिटा नहीं सकते। आज ये ताकत उन लोगों से दी। आज सभापति महोदय, यूं ही मर कर खो जाना मंजूर नहीं, थक हार कर सो जाना मंजूर नहीं। न सोचो मैं डरकर पीछे हो जाऊंगा, बिना लड़े कुछ होने जाना संभव नहीं। सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सरकारें ये बीबीसी और ओबीसी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये बीबीसी के पीछे तो इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि जो अभिव्यक्ति का अधिकार स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से, वो चंद ही ये मीडिया हाउसेज है जिनको ऊपर केंद्र सरकार का कब्जा नहीं है, तो बीबीसी को भी दबाया जा रहा है। पर ओबीसी के साथ में जो चीज हो रही है, मेरे मित्र मंत्री लोग कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ विवाद करने के लिए, सरकार के सामने कोई ना कोई विवाद खड़ा करने के लिए मांग की जा रही है, ये सवाल किया जा रहा है। सभापति महोदय, ये विवाद करने के लिए हंगामा नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक और अधिकार है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। ये और बात करें कि 4 साल तक कहां गई? सभापति महोदय, हमको केंद्र सरकार ने मंडल आयोग के माध्यम से 27% ओबीसी को राज्य के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करी। न्यायपालिका ने कैप लगाया कि 50% से ज्यादा वो आरक्षण नहीं दे सकते। ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोगों के यह प्रस्ताव आया, सर्वसम्मति से हम लोगों ने सबने किया, बिना कोई राजनीतिक विचारधारा को कर बहुत तालियां बजाई, हाथ भी थक गए होंगे और बहुत तालियां बजाई ईडब्ल्यूएस के लिए। न्यायपालिका ने भी यह फैसला किया कि जो 50% का कैप वो अब मान्य नहीं है। तो सभापति महोदय, जो 27% का प्रावधान सरकार की तरफ से है, क्या हमारा हक और अधिकार और मांग नाजायज है? अगर कोई भी ये बात हमें समझा दे तो ये हक और जो मांग नाजायज है, तो मैं ये आप लोगों के माध्यम से माफी मांगूंगा। सभापति महोदय, जो विसंगतियां था ओबीसी के अंदर, आज 21% भी आरक्षण, 21% आरक्षण के सामने उतने पद के अंदर नौकरी नहीं मिल रही है, तो उन लोगों के साथ में अन्याय नहीं है? सिर्फ विवाद करने के लिए हम लोग ये बातें थोड़ी कर रहे हैं। सभापति महोदय, किसी से अगर आप चर्चा करो, मेरे पिछले दिनों के अंदर भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से चर्चा हुई, उनका मानना था कि इस देश के सामने सबसे गंभीर अगर कोई चुनौती है तो गलत आंकड़े और आंकड़े नहीं होना, और सबसे बड़ी अगर हम लोगों के देश के अंदर है गांवों के और शहरों के बीच में जो खाई पड़ी उसके अंदर। सभापति महोदय, अगर सही आंकड़ा अगर किसी को मिलता है तो इससे किसको तकलीफ है, किसके साथ अन्याय हो रहा है? आज हम लोगों के समाज के अंदर, देश के अंदर जातिगत व्यवस्था है। इस जातिगत व्यवस्था के अंदर अगर जातिगत जनगणना अगर नहीं होगी तो कहां होगी? या तो हम लोग सर्वसम्मति से इस बात को तय कर ले कि राजस्थान के अंदर कोई भी जाति के आधार के ऊपर कॉलम नहीं होगा, कोई भी व्यवस्था नहीं होगी, तो जरूर जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है। तो जातिगत जनगणना से हम लोगों को हकीकत पता चलेगी कि जो भी योजना हम लोग बना रहे, जो भी फैसला हम लोग कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी। फिर मेरा निवेदन है सदन को कि जैसे बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई है, राजस्थान के अंदर भी ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बाकी जगह तो हम गठबंधन कर लेते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए हम लोग गठबंधन कर देते हैं, प्रधानमंत्री जी अडानी जी से गठबंधन कर लेते हैं। इस सदन के अंदर भी मैंने एक और गठबंधन देखा, बड़े हंसे, बहुत तालियां बजी, ओम शांति। माननीय सदस्य, ये भी सदन के अंदर देखा, ये सदन के अंदर देखा, बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए नागौर का गठबंधन भी हमने देखा। पर ये गठबंधन इन गरीबों के लिए करो, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। अगर ये गठबंधन हम गरीब के लिए करेंगे, गठबंधन हम राजस्थान के लिए करेंगे, जब जाकर हम लोगों के राजस्थान आगे बढ़ेगा। तो मैं तय दिल से सभापति महोदय, ऐसे कई व्यवस्था हुई, कई फैसले हुए। मैं बाड़मेर जैसलमेर से आता हूं। 5 साल के अंदर इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से जो पानी किसानों को मिला,
और उससे पहले 5 साल तक नहीं मिला, कहीं भी जाकर कोई भी चला जाए, बॉर्डर पर ऊंट पर बैठकर भी घूम रहे हैं, तो वहां भी हमारे ये ऊंट उन आईजीएनपी वाले किसानों के बीच में कर ले कि 5 साल तक बहुत अच्छा पानी मिला है। इस तरह का फैसला और इस तरह की व्यवस्था हुई है। और ये फैसला और व्यवस्था क्यों कि वहां के जनप्रतिनिधि, चाहे साले मोहम्मद है, रूपाराम जी हो, हेमाराम जी, इन तमाम लोगों ने 4 साल तक प्रयास किया कि आईजीएनपी का जैसलमेर के अंदर पानी का प्रबंधन हुए। इस तरह के फैसले राजस्थान की सरकार निरंतर करती आई। अंत में सभापति महोदय, आज राजस्थान की सबसे बड़ी अगर कोई प्राथमिकता है तो वो प्राथमिकता है शिक्षा, रोजगार और सुविधा की व्यवस्था खत्म करनी। इस शिक्षा के माध्यम से हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे। और सबसे बड़ा अन्याय कोई होता है, आर्थिक विषमता से अन्याय नहीं होता है। वाणी से समाप्त करें प्लीज। आर्थिक, मैं इस कंक्लूड करता हूं, आर्थिक विषमता से अन्याय नहीं होता है, सामाजिक व्यवस्था से अन्याय नहीं होता है। पर सभापति महोदय, ये ज्ञान और शिक्षा के अंदर जो असमानता है, उससे बड़ा अन्याय दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज राजस्थान के अंदर 10,000 जो बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं, उन 10,000 के अंदर 9,000 लोगों ने इसी राजस्थान के विश्वविद्यालय और कॉलेज से अध्ययन किया। पर उनके परिवार 10,000 में से क्या 10% भी के बच्चे इन विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं? सभापति महोदय, उत्तर मिलेगा नहीं। इन विश्वविद्यालयों को हमने खत्म कर लिया है। इस विश्वविद्यालय के कोख से मैं निकला हूं। आज इस जय नारायण विश्वविद्यालय की क्या हालात बनी हुई है। एमबीए विश्वविद्यालय हम लोगों ने बना दिया। विश्वविद्यालय की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? विश्वविद्यालय की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई। कोई विश्वविद्यालय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। एकेडमिक एक्टिविटीज हो रही है? नहीं हो रही है। सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर बनकर रहे। मेरा नम्र निवेदन है, उन विश्वविद्यालय के माध्यम से हम लोग जो सामान्य परिवार से लोग आ रहे हैं, उनको उच्च शिक्षा का अवसर दे दो। और अंत के अंदर जो अन्याय इन सुविधा के माध्यम से हम लोग करें, वो अन्याय सामूहिक तौर पर हम लोग बैठकर कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वो पीड़ा, वो सुविधा कर्मचारियों के साथ में नहीं हो। पेपर के संदर्भ के अंदर और रोजगार के संदर्भ में मैं पहले भी बोल चुका हूं, योग्य आदमी को आप बैठाओ, योग्य आदमी को अगर बैठाओगे तो अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।